नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं, पार्लियामेंट में अप्रूवल कैसे होता है, इमरजेंसी को कैसे रिवोक किया जाता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और इसका फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर पड़ता है। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में इमरजेंसी की व्यवस्था पार्ट 18 मतलब पार्ट 18 अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में की गई है। ठीक है, इमरजेंसी का मतलब क्या है? जब देश की सुरक्षा, स्थिरता या वित्तीय स्थिति को गंभीर खतरा हो, तब केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ मिलती है। समझ गए इस इमरजेंसी का मतलब? अब भारत में इमरजेंसी 3 टाइप के हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 में दिया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, ये दे रखा है अनुच्छेद 356 में। और तीसरा है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये दे रखा है अनुच्छेद 360 में। तो हम पहला देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी दे रखा है अनुच्छेद 352 में। नेशनल इमरजेंसी लगने के 3 कारण हैं। पहला युद्ध, दूसरा बाहरी आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। अंग्रेजी में बोलेंगे पहला वार, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा आर्म्ड रिबेलियन। अगर इन तीनों में से कुछ भी हो तो नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। भारत में आज तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है। पहला लगा था 1962 में, दूसरा लगा था 1965 में और तीसरा लगा था 1975 में। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको अप्रूव कैसे कराया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति जी इसके लिए ऑर्डर जारी करते हैं। तो वैसा नहीं कि राष्ट्रपति जी अपने मन से ऑर्डर जारी कर देंगे। राष्ट्रपति जी को कैबिनेट लिखित में देगा कि भाई भारत में इमरजेंसी लगाना है, तभी जाकर राष्ट्रपति जी ऑर्डर जारी करेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसमें कैबिनेट का लिखित अप्रूवल चाहिए। और ये जो प्रोविज़न है कब ऐड किया गया था? तो 44 मतलब 44वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें ये ऐड किया गया कि राष्ट्रपति जी ऑर्डर जारी करने से पहले कैबिनेट का अप्रूवल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1976 में कैबिनेट का अप्रूवल ऐड किया गया। अब इसको कितने दिन के अंदर अप्रूव करना होता है? तो पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर इसको अप्रूव करना पड़ता है। और किस मेजोरिटी से? तो स्पेशल मेजोरिटी से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। अब मेजोरिटी कितने टाइप की होती है हम एक दूसरे सेपरेट वीडियो में देखेंगे। आपको याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है। ठीक है, और एक बार पास हुआ तो कितने दिन के लिए रहेगा? 6 महीने के लिए। मतलब पार्लियामेंट एक बार इसको अप्रूव किया तो 6 महीने के लिए रहेगा, फिर 6 महीने बाद इसको अप्रूव कराते रहना है। ठीक, और इस रिवोक कैसे होता है? तो राष्ट्रपति कभी भी इमरजेंसी को रिवोक कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, एक चीज़ और ऐड किया गया। पहले क्या था कि भैया एक बार इमरजेंसी लग गई तो 6 महीने बाद फिर से उसको करना पड़ता है, फिर से उसको पास करवाओ पार्लियामेंट से। तो 44वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया कि कुछ सिचुएशन में अगर मतलब एक्सेप्शनल कोई सिचुएशन आ गया तो उस टाइम 1 साल के लिए इमरजेंसी को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो इसका फंडामेंटल राइट पर क्या असर होता है। फंडामेंटल राइट आपको तो पता ही होगा कि पार्ट 3 मतलब भाग 3 में दे रखा है मौलिक अधिकार। तो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है ना तो मौलिक अधिकार पे थोड़ा असर पड़ता है। तो क्या असर पड़ता है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 358 और 359, ये आपको याद होना चाहिए। तो आर्टिकल 358 में क्या कहता है कि भारत में जब नेशनल इमरजेंसी लगे और उसका ग्राउंड क्या हो, या तो युद्ध हो या कोई बाहर का आक्रमण हो। जैसे हमने देखा था ना 3 ग्राउंड था नेशनल इमरजेंसी लगने का। लेकिन अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 आप कमेंट कीजिएगा कि आर्टिकल 19 में क्या है। ठीक है, तो जब नेशनल इमरजेंसी लगता है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण तो आर्टिकल 19 सस्पेंड कर दिया जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें सशस्त्र विद्रोह शामिल नहीं है। मतलब अगर सशस्त्र विद्रोह के कारण नेशनल इमरजेंसी लगता है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। तो ये किस में दे रखा है? ये दे रखा है आर्टिकल 358 में। तो आपको याद रखना है। दूसरा है आर्टिकल 359। इसमें क्या बोला है कि अगर राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है उस टाइम अगर राष्ट्रपति कोई आदेश जारी करता है और आदेश में लिखा होता है कि भाई किसी भी आदमी का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो कोर्ट नहीं जा सकता है। जैसे नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है
मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं ना। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो राष्ट्रपति जी एक आदेश पारित करेंगे, उसमें बोलेंगे कि भाई अब किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट नहीं जा सकता है। तो आर्टिकल 359 में ही दे रखा है कि राष्ट्रपति जी आदेश जारी करके या आदेश में दे सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट अब कोर्ट में चैलेंज नहीं होगा। ये आर्टिकल 359 में दे रखा है। लेकिन फिर यहीं पे एक ट्विस्ट आता है, 44वां संविधान संशोधन, उसमें बोला गया कि मान लो किसी का आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, कमेंट में कीजिएगा आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इसको राष्ट्रपति जी लिख के नहीं दे सकते। अगर किसी का आर्टिकल 20 वायलेट हुआ और आर्टिकल 21 वायलेट हुआ तो कोर्ट जाएगा ही, ठीक। तो आपको याद रखना है 359 का एक्सेप्शन कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकता है, ठीक। एक कब ऐड किया गया तो 44वें संविधान संशोधन में। तो यहाँ तक फंडामेंटल राइट पे क्या असर होता है आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 358 में दे रखा है कि आर्टिकल 19 कैसे सस्पेंड होता है और आर्टिकल 359 में दे रखा है कि राष्ट्रपति जी कैसे किसी को लिख के दे सकते हैं कि भैया तुम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो अपना फंडामेंटल राइट का वायलेशन, ठीक। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा सा, जो अनुच्छेद 356 में दे रखा है। अब देखो राष्ट्रपति शासन दो तरह से लगता है। तो पहला कारण है कि किसी राज्य में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, अब ये दे रखा है अनुच्छेद 356 में। तो इसके लिए क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने एक रिपोर्ट भेजते हैं, उसमें बोलते हैं कि जो ये राज्य है, मान लो बिहार राज्य, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आप इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, ठीक है। तो ये दे रखा है अनुच्छेद 356 में। राष्ट्रपति शासन लगने का एक दूसरा कारण और है, वो दे रखा है अनुच्छेद 365 में। इसमें क्या कारण है कि मान लो केंद्र सरकार कोई गाइडलाइंस दे सेंटर को, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोले कि तुमको ये काम करना है और राज्य सरकार वो काम ना करे, तो इस सिचुएशन में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो ये किस में दे रखा है, अनुच्छेद 365 में। तो अनुच्छेद 365 में दे रखा है कि अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को कोई गाइडलाइंस देती है और राज्य सरकार उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन का दो अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, 365 और 356। अब हम देखते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या क्या स्टेट में चेंजेज आते हैं। तो पहला ये होता है कि जो कोई राज्य है वो सीधा सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा। मान लो जैसे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा तो बिहार सीधा अब केंद्र सरकार के अंडर आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सारे मंत्री को हटा दिया जाएगा। और राज्य कौन चलाता है, तो गवर्नर साहब चलाते हैं। ये याद रखना है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य कौन चलाता है, गवर्नर चलाता है राष्ट्रपति के तरफ से। मतलब राष्ट्रपति शासन लागू है तो मालिक तो राष्ट्रपति है, लेकिन कौन चलाएगा राज्य, तो गवर्नर चलाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्री को हटा दिया जाता है। अब जो स्टेट की विधानसभा है ना, उसको या तो डिजॉल्व किया जाएगा या सस्पेंड किया जाएगा। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछ देता है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा को या तो डिजॉल्व कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जब उस राज्य के लिए कोई कानून बनाना हो, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो तो कानून कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हुआ हो तो उस टाइम कानून कौन बनाता है उस राज्य के लिए, तो पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। और ये कितने दिन के लिए लागू होता है, तो ये लागू होता है पहले 6 महीने के लिए और इसको पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना होता है 2 महीने के अंदर। ये याद रखना कि जैसे नेशनल इमरजेंसी का था ना कि 1 महीने में आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, तो इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर। और इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होता है। जैसे नेशनल इमरजेंसी को था ना कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना, तो ऐसे ही इस राष्ट्रपति शासन को सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना होता है और 2 महीने के अंदर पास कराना होता है। जब एक बार पास हो गया तो 6 महीने के लिए लागू होगा और इसको मैक्सिमम 3 साल के लिए लागू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी नहीं, मैक्सिमम 3 साल इसको लागू कर सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है नहीं, बस इतना जान लो कि अनुच्छेद 360 में दे रखा है। भारत में आज तक कभी नहीं लगा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और कब लगेगा, कि जब राष्ट्रपति को लगेगा कि देश का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मतलब जो वित्तीय स्थिति है देश का,
वो सही नहीं है, तब राष्ट्रपति जी इसको लगा सकते हैं। इससे पार्लियामेंट का अप्रूवल का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पहले देखा था कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल मतलब राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी था, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए इसके लिए, और इसका फंडामेंटल राइट पर भी कोई असर नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए जो कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे इमरजेंसी किस में दे रखा है, तो पार्ट 18 में दे रखा है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, 352, 356, 360। उसके बाद इसको लगाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी लगाते हैं। इसको रिवोक कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 358 में क्या दे रखा है कि आर्टिकल 19 कैसे सस्पेंड होगा, आर्टिकल 358 में दे रखा है। आर्टिकल 359 में क्या दे रखा है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो राष्ट्रपति जी एक आदेश जारी कर देंगे कि आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब हम थोड़ा देखते हैं, तीनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। 1 मिनट, एक बार हम तीनों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो एक साथ देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। और किसके एडवाइस पे लगाते हैं, तो कैबिनेट के एडवाइस पे। एक कब ऐड किया गया था कैबिनेट वाला फीचर, तो 44वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया था। ठीक है, इसका अप्रूवल के लिए कितना टाइम है, तो 1 महीने में इसको अप्रूव करवाना होता है पार्लियामेंट से। और कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दोनों सदन से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो नेशनल इमरजेंसी हो गया। हम राष्ट्रपति शासन देखते हैं, इसको कौन लगाता है, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। इसके लगाने के 2 रीज़न थे, एक आर्टिकल 356 में दे रखा है और एक आर्टिकल 365 में दे रखा है। आप रिकॉल कीजिए दोनों में क्या क्या दे रखा है। जब राज्यपाल ने रिपोर्ट भेज दिया तो राष्ट्रपति लगा देते हैं राष्ट्रपति शासन। इसको अप्रूव करने के लिए कितना टाइम है, तो 2 महीने, मतलब 2 महीने में लोकसभा और राज्यसभा से इसको अप्रूव करवाना होता है। और इसको अप्रूव कराने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक, अब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी देखते हैं। इसको भी कौन लगाता है, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। और इसको अप्रूव करवाने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो इसको भी 2 महीने में अप्रूव करवाना होता है। और इसको किस मेजोरिटी से अप्रूव करवाते हैं, तो इसको भी सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करवाते हैं। ठीक है, मैंने पहले 2-3 मिनट पहले गलती से बोल दिया था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव नहीं कराया जाता है पार्लियामेंट से, तो वो गलत है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना होता है। और किस मेजोरिटी से, तो सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि तीनों इमरजेंसी को कैसे हटाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात को। इसको हटाता कौन है, तो राष्ट्रपति जी हटाते हैं, किसी भी टाइम हटा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, मतलब हटाने के लिए इसको कैसे भी हटा सकते हैं, पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो आपको याद होना चाहिए कि अगर लोकसभा का मन किया कि भैया हमें राष्ट्रीय आपात हटाना है, तो लोकसभा अपना एक बैठक बुलाएगा और एक सिंपल मेजोरिटी मतलब साधारण प्रस्ताव पारित कर देगा, और फिर राष्ट्रपति जी मजबूर हो जाएंगे हटाने के लिए। तो आपको याद रखना होगा कि लोकसभा साधारण प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को इसे वापस लेने के लिए मजबूर कर सकती है। ठीक है, ये भी ऐड किया गया था 44वें संविधान संशोधन में। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम 2 चीज़ें याद रखेंगे कि कौन हटाएगा, तो प्रेसिडेंट हटाएंगे। इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर लोकसभा चाहे तो साधारण प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को मजबूर कर सकता है इसको हटाने के लिए। अब हम दूसरा देखें थे राष्ट्रपति शासन, तो इसको कैसे हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति जी द्वारा इसको कभी भी हटाया जा सकता है। इसको हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको भी राष्ट्रपति जी द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है, और इसको भी हटाने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, और अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप जितने भी डाउट हो इमरजेंसी से रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन डालूँगा, कृपया उसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं लर्न विथ अतुल।